क्या ऑप्शन है? जिसको जिस भाषा में समझ आएगा उस भाषा में समझाएंगे। प्यार से हमने बात करने की कोशिश की, नहीं मानने को, जूता देख के कैसे समझ में आ रहा है। और ये आजकल स्क्रिप्ट चला रही है भाजपा सबको कि ऐसा नहीं बोल सकते। डोभाल जी जो है, अजीत डोभाल जी हैं, देखिए किस पद पे हैं। विपिन रावत देखिए, अरे भाई सब अपनी काबिलियत की वजह से हैं। आशीष नेगी चाहता है मुख्यमंत्री बनना। ये खोखला प्रदेश दे रखा है। भाजपा कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि राज्य बने। पहले तो इनका भत्ता कैंसिल करो विधायकों का, क्या आप विदेशों में आप चले जा रहे हो इलाज कराने, जनता कहाँ जाएगी भाई? अपना परिवार तो उन्होंने देहरादून में सेटल कर दिया, अब पहाड़ की जनता मरे तो मरे। यूकेडी बात करती है कि हम 2027 में आने वाले हैं, तो क्या अब यूकेडी के पास भरपूर साधन है? ये जरूरी थोड़ा ना कि आपको जब अध्यक्ष ही बनाया जाएगा तभी आप अपना पोटेंशियल दोगे। अरे भाई उत्तराखंड बर्बाद होने वाला है। ये आह्वान आशीष नेगी कर रहा है या यूकेडी कर रही है? क्योंकि आशीष नेगी तो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सब अपनी बातें रख रहा है। आशीष नेगी के पास शायद टीम है जो सोशल मीडिया को मैनेज कर रही है और अच्छे से उनके बयानों को, उनके पॉडकास्ट या इंटरव्यूज को दिखा रही है, लेकिन और यूकेडी वाले कहाँ हैं? तो मैंने उस युवा को बोला, आज शाम को तुम मुझे मिलोगे 4 घंटे बाद और तुम मुझे एक चीज बताओगे जो हो सकती है। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला शाम को कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा का फॉर्म भरने के लिए शायद 10,000 रुपये स्टार्टिंग में देने पड़े, वो क्या यूकेडी देगी या आशीष नेगी देंगे सब युवाओं को, अगर 10,000 युवा एक विधानसभा से बनने लगे? आशीष नेगी तो चाह रहा है कि आज की जो सरकार है हमारे 1992 के ब्लूप्रिंट को लागू कर दे। आशीष नेगी की 10 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ेगी, आशीष नेगी राजनीतिक संन्यास। उत्तराखंड नारसन, गुरुकुल नारसन से ले नीति मानव मलारी, धारचूला, भीमा, जो इसकी परिधि में रह रहा है और जो मूल निवासी वो पहाड़ी है और हम उसके अधिकारी। मान लीजिएगा यूकेडी सत्ता में आ रही है, उसके बाद क्या केवल आशीष नेगी ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या कोई और भी है जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, या यूकेडी आशीष नेगी को आने देगी मुख्यमंत्री के चेहरे पर? वास्तव में जब तक व्यक्ति अपने आप को यहाँ का स्वीकारेगा और यहाँ का समाज हर किसी को जो 1950 से पूर्व रह रहा है, चाहे जाति, धर्म, रंग कुछ भी, और स्वीकारेगा नहीं अपना, तब तक ये प्रदेश प्रगति नहीं करेगा। ये दोनों ही दल नहीं चाहते थे कि राज्य बने, और दोनों ही दल ने जब से राज्य बना है यहाँ पर राज किया है। तो जनता को जो बात आपको पता है कि ये दोनों दल नहीं चाहते थे, ये जनता को भी पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी आंदोलन में लगे हुए थे, किसने क्या बयान दिया, कौन किसकी मानसिकता किस तरीके की, सभी को पता था। फिर भी क्षेत्रीय दल को छोड़कर सबने जो बड़े दल हैं उन्हीं को क्यों चुना? हमने किसी के अधिकार के दमन की बात नहीं है, हम कह रहे हैं प्राथमिकता। अगर आप यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दोगे तो यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर। जब तक इस प्रदेश में यहाँ के मूल निवासी को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये व्यवसाय, इन सब में प्राथमिकता नहीं मिलेगी, पलायन बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो गए हैं। 25 साल में उत्तराखंड के क्या हाल हैं, उत्तराखंड खुशहाल है या बेहाल है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसी को लेकर और अन्य काफी सारे मुद्दों को लेकर आज हम मिलने पहुंचे हैं आशीष नेगी, जो उत्तराखंड का युवा चेहरा है। और इस समय आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर आशीष नेगी हमेशा अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। काफी सारे बयान हैं इनके जो काफी सारे विवाद में भी फंसे और काफी सारे काम भी विवादों में रहे। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर हम आशीष नेगी जी से मिलने पहुंचे। तो सबसे पहले तो स्वागत है नेगी जी आपका हमारे इस चैनल में। नेगी जी, युवा अध्यक्ष हैं आप उत्तराखंड के। आपकी जर्नी जो शुरू हुई, अब जैसे मैंने आपके काफी सारे इंटरव्यूज भी सुने, आपने बीएससी करी, एमएससी करी और पढ़ाई जो भी करी, उसके बाद आपने दिल्ली में जॉब करी। देहरादून कैसे आना हुआ लौटकर? क्योंकि कहा जाता है कि जो एक बार देहरादून से निकलकर दिल्ली की तरफ चला गया वो वापस बहुत मुश्किल से आता है। क्योंकि जब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जो मामला हुआ था, एक बार मारपीट वाला मामला हुआ था, तो वो देहरादून में हुआ था। आप देहरादून किस लिए आए? देखिए, मैं पहले तो BCA प्लस MCA हूँ और मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की है और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में काम किया है। दिल्ली जो रह रहा है, मुंबई जो रह रहा है, वो पहाड़ से बहुत प्यार करता है। पहाड़ से जब आप दूर जाते हो तब आप उसको वैल्यू समझते हो कि आपने खोया क्या। जो ये आधुनिकता है और ये जो बोला जा रहा है कि आप संपन्न हो, ये आपको कहीं
और भगा रही है। आप दिल्ली से फिर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, हम्म। जितना दूर जाओगे उतने जड़ों से दूर होगे और उतना पछतावा करोगे। और एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा लाइफ में जब आप आना तो चाहोगे पर आ नहीं पाओगे। ठीक है। मैं देहरादून आया था हम्म। और मैं एक ये जो डिफेंस एकेडमी है मैं उसमें मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे था। ठीक है। मुझे ये था कि मैंने अपने इर्द गिर्द हम्म। अपने ही पहाड़ में, अपने उत्तराखंड में हम रहेंगे। हम्म। जो मारपीट का वाकया हुआ उसका मेरे पास कुछ रिप्लाई नहीं था उस समय पे, ठीक है। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय, मैं हम ईमेल्स में वर्क करने वाले, और अगर अचानक आप कोई हाथ उठा दे तो उसका सडन आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती। जब रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ये हुआ क्यों और क्या हो गया और अब कौन है मेरे साथ, तो उस दिन मैंने यूकेडी को देखा। उस दिन मेरे लिए यूकेडी ने मजबूती से स्टैंड ली। आए तो बहुत सारे लोग थे और पर जो मेरे साथ लास्ट तक बने रहे वो उकरान था। उकरान की सदस्यता ली थी, हालांकि राजनीति का सोचा नहीं था। हाँ, पर ये जरूर समझा कि अगर कोई सड़क पर पिटेगा तो उसके साथ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए एक संगठन बनाया, पहले ठेठ पहाड़ी संगठन बनाया, फिर उसके बाद पहाड़ी स्वाभिमान सेना बनाई। उसके बाद सुरेंद्र नेगी पे जब हमला हुए, मारपीट हुई, तो वो मजबूती से उठाया, उनका साथ दिया, कड़ी से कड़ी जुड़ी। फिर अंकिता की लड़ाई में आशुतोष भाई के साथ रहे। एक दौर ऐसा भी आया है कि जब आशुतोष भाई गिरफ्तार हो गए थे और अंकिता के माता पिता और वो आंदोलन में संभाल रहे थे, मैंने 3 या 4 दिन के लिए वो आंदोलन संभाला था। ठीक है। फिर धीरे 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 करते फिर युवा की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि मैंने पहले मना किया था, मैंने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ, युवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बार ही मना किया था। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पता है हम करेंगे तो फिर ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सही बात, फिर घुस जाएंगे उसमें। तो होते करते आज एक ठीक है नहीं जी। आपने बताया मारपीट हुई, यूकेडी आई, तो हमें पता चला कि यूकेडी साथ खड़ी है। इसमें 2 सवाल हैं। एक तो यूकेडी आई थी, मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें बॉबी पवार भी आए थे उस मारपीट में, जिस डिफेंस स्कूल वाले ने आपके साथ मारपीट की। आशीष नेगी यूकेडी में ही क्यों आए, बॉबी पवार के साथ क्यों नहीं गए? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि आशीष नेगी के साथ मारपीट हो जाती है, तब आज आशीष नेगी पहाड़ की बातें करता है, पहाड़ प्रेम की बातें करता है। मारपीट से पहले आशीष नेगी अपना खा कमा रहा था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। पहाड़ प्रेम तब कहाँ था? ये 2 सवाल। पहले तो मैंने बताया आपको कि आए काफी लोग थे और स्टैंड यूकेडी ने लिया था। मेरे साथ लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो केवल यूकेडी के लोग ही मिलेंगे। ये मेरा अनुभव था। मैं किसी को भी नहीं जानता था उस समय, मैं बहुत नया था, मेरे को क्या मतलब था राजनीतिक लोगों से, है ना। दूसरा, पहाड़ प्रेम तो हमेशा से मन में था, पर ये आपने अच्छा बोला कि जब आप पे हाथ उठा तो तभी क्यों। अब गांधी जी को अगर ट्रेन से धक्का नहीं दिया गया होता तो शायद वो गांधी जी नहीं मिलते। चीजें होती हैं, प्रकृति आपको तैयार करती है। ये मैं तो नहीं गया था ना, मैंने तो नहीं बोला कि मेरे ऊपर हाथ उठा रहा हूं, है ना, मुझसे मैं मारपीट करो, मुझ पे धौंस जमाओ और मेरे खिलाफ मुकदमा कर लो। उस दिन के 2 मुकदमे लगाए हैं मेरे ऊपर। हमने तो कुर्ता जो है ये तो समाज ने पहनाया है, हम तो कौन सा खुद पहन के निकले थे। ठीक है। जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद अब देखिए, हर इतिहास से पूरा देखिए आप, ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं। गांधी जी पे धक्का लगता है तो गांधी जी बन जाते हैं। ये तो प्रकृति तय करती है हमेशा, पर हाँ, उसके लिए आपका स्वाभिमान और आपका जमीर जिंदा होना चाहिए। तो अभी आशीष नेगी एक युवा अध्यक्ष हैं यूकेडी के। पहाड़ों को लेकर आशीष नेगी की किस तरीके की सोच है? आशीष नेगी कौन से वो जिले हैं जिन्हें उत्तराखंड के पहाड़ों में गिनते हैं? ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि उत्तराखंड का मतलब है उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। ठीक है। और उत्तराखंड नारसन
गुरुकुल नारसन से लेके हम्म। नीतीमाणा मलारी, धारचूला, खटीमा, हम्म। जो इसकी परिधि में रह रहा है और हम्म। जो मूल निवासी है हम्म। वो पहाड़ी है हम्म। और हम उसके अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। उसको उत्तराखंडी मानते हैं। हम्म। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का संविधान कह रहा है। हम्म। मैंने एक विधायक जी को बोलते हुए सुना था कि मूल निवास 1950 क्यों कर रहे हो, उत्तराखंड में मूल निवास 2000 कर दो। हम्म। अरे भाई, एक राज्य के लिए अलग कानून थोड़ा ना बनेगा, जो पूरे देश में वो कानून है तो पूरे देश के हिसाब से 1950 यहाँ भी लागू होगा। झारखंड छत्तीसगढ़ में भी लागू हो रखा है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ का व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह गया है क्योंकि वो यहाँ का होके भी अपने आप को स्वीकार नहीं पाया। कई लोगों की स्थिति है ऐसी। अब मेरे साथ कई हरिद्वार के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, गुरुकुल नारसन से भी मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती है। और मेरे एक पुराने मित्र भी हैं उधर के, तो वो बोलते थे यार कि हम अपनी रिश्तेदारी में नीचे कानपुर गोरखपुर जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि पहाड़ी आ गए। और हम जब यहाँ आते तो ये फिर हम लोग हमें बोलते हैं कि तुम तो देसी हो। हमें समझ नहीं आता हम कहाँ के। मेरे एक मित्र ने बोला था, बहुत पहले बोला था, क्योंकि वो मेमोरी रिकॉल हो रही है। वास्तव में जब तक व्यक्ति अपने आप को यहाँ का स्वीकारेगा नहीं और यहाँ का समाज हर किसी को जो 1950 से पूर्व रह रहा है, चाहे जाति धर्म रंग कुछ भी हो, और स्वीकारेगा नहीं अपने आप को, तब तक ये प्रदेश प्रगति नहीं करेगा। जब तक आप पहाड़ी मानोगे नहीं तो पहाड़ के संसाधनों पे अधिकार कैसे मांगोगे? हरिद्वार का किसान, उधम सिंह नगर का किसान पानी का भी बिल दे रहा है खेती में, और बिजली का भी बिल दे रहा है, जबकि वो दोनों संसाधन उसके हैं। ठीक है। 1950 से पहले जो हैं आप उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो 1950 के बाद उत्तराखंड में आकर बसे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए आशीष नेगी क्या सोच रहे हैं? उनका क्या? उनके लिए जैसे अन्य राज्यों में व्यवस्थाएं हैं, स्थायी निवास की जो व्यवस्था है वो बनाई जाएगी, जिस तरह से अन्य राज्यों में है, जिस तरह से महाराष्ट्र में है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से हरियाणा में है, जिस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड, अन्य जितने भी राज्य हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं सिमिलर उनके लिए होगा। हमने किसी के अधिकार की दमन की बात नहीं की, हम कह रहे हैं प्राथमिकता। अगर आप यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दोगे तो यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से कुपोषित हो जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से कुपोषित होंगे, सामाजिक रूप से कुपोषित होंगे। उसका कारण यही है कि 9 हिमालयी राज्य हैं, ठीक है, वहां से पलायन क्यों नहीं हो रहा है? उत्तराखंड से ही पलायन क्यों हो रहा है? ये तो बहुत गंभीर विषय है। आप देखिए 9 हिमालयी राज्यों में क्या लागू हो रखा है, कैसे कानून बने हुए हैं, यहां क्यों नहीं बने हुए वैसे? और यही जो कानून है जब यहां लागू नहीं हुए, आज हमारे साथ पॉपुलेशन इंजीनियरिंग हुई है। जो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं ना, आज की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हो चुकी है। ये 64 लाख लोगों के लिए बना था उत्तराखंड। आज हमारी जनसंख्या देखिए कहां है। आज आप दफ्तरों में जाइए, क्या आपको मूल निवासी कोई व्यक्ति मिल रहा है दफ्तर में देखने के लिए? मुझे गुरुकुल नारसन से एक मैसेज आया था कि भैया हमारे गांव में जो है वो हरियाणा का पोस्टमैन आ रखा है। क्या वो नारसन वाले का अधिकार नहीं था कि वो अपने गांव में नियुक्ति पा लेता? पोस्टमैन एक ऐसा रोजगार होता था जो गांव के ही व्यक्ति को दिया जाता था। वो रोजगार तक जब आप किसी अन्य प्रदेश वाले को दे दोगे तो फिर क्या यहाँ से पलायन रुकेगा? यहाँ से भी पलायन होगा, देहरादून से भी पलायन होगा, दिल्ली की तरफ, हरिद्वार से भी पलायन होगा। गवर्नमेंट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या प्राइवेट में भी आप यही चाह रहे हैं? जो प्राइवेट सेक्टर्स है यहाँ उत्तराखंड में, उसमें भी मूल निवासियों को ही ज्यादा जगह मिले? ऐसा बिल्कुल, नियम तो ऐसा होने चाहिए, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं बाहरी और पहाड़ी, आपके काफी सारे बयान हैं जिसमें बाहरी पहाड़ी की बात करते हैं। कौन से वो बाहरी हैं जो उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनके हक हकूक पर डाका डाल रहे हैं? कौन से वो बाहरी हैं जो इस राज्य का नहीं है, जिसका अन्य राज्य में मूल निवास है, और वो यहाँ पे स्थायी निवास बनाकर यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ के रोजगार, इनका लाभ लेना चाहता है, वो मेरे नजर में बाहरी है। क्योंकि आप यदि अन्य प्रदेश के मूल निवासी हो और यहाँ के मूल निवासी नहीं हो तो हमारे नजर में बाहरी हो, दूसरे प्रदेश के हो। ठीक है,
अगर मान लीजिएगा एक अलग राज्य का कोई युवा है जो उत्तराखंड आता है अपने रोजगार के लिए, कोई भी छोटा मोटा रोजगार यहाँ करता है, तो वो आशीष नेगी की नजर में सही है या उसे उत्तराखंड में आकर रोजगार नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है हम्म। भाई। उत्तराखंड देश है, हम्म। ठीक है। उत्तराखंड की बात करना, देश की बात करना है। हमने प्राथमिकता की बात की कि हाँ, अगर जो मूल निवासी है हमारे, जिस दिन हाथ में चीजें होंगी तो हम पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ का मूल निवासी जो है वो पहले बिजनेस करे। वो पहले, जो ये आज ठेकेदारी में हम 0% लगभग हो गए हैं, 1% के पास आसपास, तो पहले वो करे। और नहीं कर पाएगा 80 to 85% हम प्राथमिकता देंगे, बाकी तो हम विंडो खोल ही रहे हैं अन्य राज्यों की तरह। आप एक काम करिए, एक डेटा निकालिए कि हरियाणा में कितने परसेंट ठेकेदार जो हैं वो उत्तराखंड के, महाराष्ट्र में कितने परसेंट ठेकेदार हैं जो उत्तराखंड के, ये कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं। तो ये एक ना श्रमिकों का प्रदेश बना के रख दिया है, ठीक है, हमारे पूरे प्रदेश को। तो हम अपने लोगों को तो संपन्न करेंगे, अगर हम यहाँ उनका बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पलायन करेंगे। जब तक इस प्रदेश में यहाँ के मूल निवासी को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये व्यवसाय, इन सब में प्राथमिकता नहीं मिलेगी, पलायन बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। उत्तराखंड के जितने भी लोग बाहर जाकर अपना रोजगार कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता केवल उत्तराखंड वालों को ही मिलनी चाहिए, ऐसे ही अलग राज्य वाले भी कहते हैं कि प्राथमिकता केवल उन्हीं के राज्यों वालों को। तो जो उत्तराखंड, अगर आप यहाँ पर बाहरी राज्यों के जो युवा हैं या जो भी यहाँ पर रोजगार करने आ रहे हैं उनका विरोध करते हैं, यूकेडी उनका विरोध करती है या आशीष नेगी उनका विरोध करते हैं, तो अगर बाहरी राज्यों में भी उनका, जो उत्तराखंड से जा रखे हैं, उनका विरोध होने लगा तब क्या? देखिए, पहली बात तो हमने विरोध नहीं किया, हमने 80 to 85% बोला ना कि प्राथमिकता हमारे लोग को मिलेगी। हमने ये नहीं बोला कि आपको यहाँ आएंगे ही नहीं, आप रोजगार करेंगे ही नहीं। ये हमने किसी का विरोध नहीं किया, विंडो उनके लिए खोलिए। आप हरियाणा में जाइए, वहां भी ऐसा ही है, अन्य प्रदेशों में जाइए, हर जगह मूल निवासी को प्राथमिकता है। हम कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, हमारी जो मांग है वो प्रॉपर संवैधानिक मांग है। राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने लोगों को 80 to 85% जो है प्राथमिकता दे सकती है हर चीज में। और बात रही अन्य प्रदेशों में जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, क्या उनका मूल निवास बना हुआ है वहां पे? ठीक है, उन्होंने भी अगर सरकारी नौकरी पा रहे होंगे तो वही 15% के आधार पे पा रहे होंगे। आज मैं धामी जी से भी गया था मिलने, मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने गया था ये पद यात्रा के दौरान। उस समय भी बात कहीं और की चल रही थी, और जब मैंने ये बोला कि, मैंने कहा एम्स जो है यहाँ पे अन्य प्रदेश के लोगों का इलाज हो रहा है, हमारा ऊपर आपने पूरा रेफर सेंटर बना रखा है, सारे अस्पताल नीचे आते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ सीट ही नहीं है। देखते हैं तो सारे जो बाहर के लोग भरे हुए हैं, कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे देखिए योगी जी हैं, और ये आजकल स्क्रिप्ट चला रही है भाजपा सबको कि ऐसा नहीं बोल सकते। डोभाल जी जो है, अजीत डोभाल जी हैं, देखिए किस पद पे हैं, विपिन रावत देखिए। अरे भाई, सब अपनी काबिलियत की वजह से हैं। योगी अगर उत्तर प्रदेश गए तो नेता बन के नहीं गए, बेटा बन के गए हैं, सेवा की है उन्होंने, और उस प्रदेश के लिए अपनी भावना स्पष्ट रखी है। काबिलियत के आधार पर अगर कोई यहाँ पर रोजगार पाता है, वही 15% की विंडो से, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हमारे गांव के व्यक्ति का जो एक रोजगार पोस्टमैन तक था, वो भी अगर तुम किसी को दे दोगे, 1300 लोगों को रोजगार मिलना था, 1300 गांवों में 1300 परिवार जो है, कम से कम एक परिवार रुक सकता था, वो भी नहीं रुका, तो फिर तो हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य की बात आशीष नेगी जी आपने करी कि एम्स की बात आपने करी कि एम्स में बाहरी लोगों का इलाज हो रहा है और पहाड़ी जो हॉस्पिटल है उन्हें रेफर सेंटर बना दिया। कैसे इन चीजों में सुधार लाएगी सरकार, या आप अगर सत्ता में आगे चल के आते हैं कभी, तो किस तरीके से सुधार लाने की आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, एक तो जो जब तक आप डॉक्टर्स और जो टीचर्स हैं, इनके लिए पहाड़ों में रहने के लिए डीएम और एसडीएम की भांति आवास नहीं तैयार करोगे, तब तक कोई भी वहां पे रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात,
जब सेना का जवान भी रूरल एरियाज पे जाता है तो उसको भी मानदेय बढ़ा के मिलता है, और जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत ही डॉक्टर की है, हमारे लोग सड़कों पे इलाज के लिए अब हम मर रहे हैं, तो क्यों ना उसको 2-3 गुना जो है उनको सैलरी दी जाए, रूरल एरियाज पे काम करने के लिए वो खुशी खुशी जाएंगे। इतना भी कर दे सरकार इस समय, मौजूदा सरकार, ज्यादा बड़े चेंजेस न करके हेल्थ बजट थोड़ा सा बढ़ाकर डॉक्टर को मानदेय बढ़ा के दें रूरल एरियाज के लिए। लेकिन जो कहते हैं कि कितना ही बढ़ा के दे लो, डॉक्टर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बढ़ा के तो देखिए, हम व्यवस्था करते हैं ना डॉक्टर्स की, आप 4 गुना मानदेय करिए ना भाई। जब हमें जरूरत ही उस व्यक्ति की है तो हमें तो कैसे न कैसे करके लाना है ना। ये केवल और केवल ऐसा चल रहा है कि ये प्राइवेट अस्पतालों को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट अस्पतालों को लचर किया गया है। ठीक जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पे टीचर नहीं है, फिर वहां से पलायन हो रहा है शिक्षा के नाम पे भी, स्वास्थ्य के नाम पे भी, रोजगार के नाम पे भी। आप व्यवस्थाएं बनाओगे ही नहीं पहाड़ में तो कैसे रुकेगा कोई। अभी आपने वो एक खबर सुनी, मैंने, मुझे नहीं पता वो सही है नहीं है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी भ्रामक चीजें आती है, इसलिए विश्वास करना भी बहुत मुश्किल होता है। पर मैं यही कह रहा हूं, एक आम आदमी पे हमला हो रहा है भालू का, क्या विधायक वो चीज समझ पाए या मंत्री वो चीज समझ पाए? क्या उसके परिवार पे यदि एक खरोंच भी लगी रही होती ना जंगली जानवर की, तो वो समझते उस दर्द को, पर वो रह ही नहीं रहे हो। फिर वो व्यवस्था बनाते, वो नीति बनाते। अपना परिवार तो उन्होंने देहरादून में सेटल कर दिया, अब पहाड़ की जनता मरे तो मरे। आप राजधानी गैरसैंण जिस दिन कर देंगे, इस प्रदेश के 70% जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। कैसे हल हो जाएंगे? अगर राजधानी गैरसैंण बना, बहुत लंबे समय से ये मांग है, बहुत लंबे समय से क्या, जब से उत्तराखंड बना है आई थिंक तभी से ये मांग है कि राजधानी गैरसैंण बनाओ। राजधानी तो फिलहाल कोई भी नहीं है, देहरादून भी अस्थायी है, गैरसैंण भी अस्थायी राजधानी है। किस तरीके से आशीष नेगी ये सोच रहे हैं कि अगर राजधानी गैरसैंण बना दी जाती है तो सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई समस्या ही प्रदेश में नहीं रहेगी? ज्यादातर ऐसा ही बोलते हैं कि एक बार गैरसैंण राजधानी बना दो हर समस्या समाधान हो जाएगा। कैसे? देखिए 70 विधायक जब वहां बैठेंगे, मुख्यमंत्री वहां बैठेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है उनका आवास बनेगा, परिवार वहां बैठेगा, ठीक है, अफसरशाही वहां जाएगी, ठीक। अब जो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है वहां पर डॉक्टर होने पड़ेंगे, क्योंकि नेता इलाज कहाँ कराएंगे? प्राइवेट अस्पताल तो नहीं, नेता कहाँ इलाज करेंगे? वही उन्हीं अस्पतालों में। उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उन्हीं स्कूल्स में। तो टीचर्स भी आएंगे। जब तक नेताओं पे नहीं बीतेगी ना, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे जब तक, तब तक जनता का हिस्से का जो विकास बोलेंगे वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको पता है राजधानी जो भराड़ीसैंण है वो ऐसा क्षेत्र है जहां भालू आ जाता है, जहां भालू आ जाता है, दूधातोली की रेंज के पास है वो। तो जब विधायक अपने आवास के बाहर भालू देखेगा तो वो समझ पाएगा कि भाई ये पहाड़ की जनता कैसे रह रही होगी, क्या हमें ये वन अधिनियम में क्या करना पड़ेगा, कौन सी नीति में सुधार करना पड़ेगा, क्या क्या कानून बनाने पड़ेंगे। जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं पहाड़ के लोग, जब तक सारे नेता मंत्री नहीं करेंगे वहां पर बैठकर, तब तक नीतियों में वो सुधार नहीं करेंगे, तब तक नीतियों में सुधार नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि अगर गैरसैंण में सब विधायक बैठेंगे तो वहां पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो बनेंगे, अच्छा इलाज होगा। अभी विधायक यहाँ बैठ रहे हैं, सचिवालय यहाँ है, तो आपको लगता है कि जो आसपास के, देहरादून के आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, दून हॉस्पिटल को भी ले लीजिए चाहे आप, ये सब अच्छा इलाज दे रहे हैं? देखिए एटलीस्ट जो हमारे पहाड़ से कंपेयर करोगे ना, आप जाओगे अस्पताल में तो आपको बिल्डिंग दिखेगी, ना आपको डॉक्टर दिखेंगे, ना उपकरण दिखेंगे, केवल रेफर सेंटर बने हुए। उनसे तो कई गुना बेहतर है, मैं कह रहा हूँ देहरादून का भी सरकारी अस्पताल। ठीक है, देहरादून का सरकारी अस्पताल बेहतर है, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के हॉस्पिटल है, लाइक अभी थोड़े समय पहले इडोई वाला का जो हॉस्पिटल है उसे पीपीपी मोड पे डाल दिया था, अभी वो वहां से हटा है। अभी आप कभी वहां जाएंगे, मैं गया था एक दिन, तो वहां पर कुछ नाम नहीं बताने के बाद बेस पे उन्होंने बोला कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई इलाज यहाँ नहीं होता। मान लीजिएगा, इसी का आधार मानते हुए चलते हैं, गैरसैंण में राजधानी बन गई, मेन गैरसैंण में हॉस्पिटल भी बड़ा बन गया, लेकिन वहां से जो दूरस्थ गांव है जहां से आज भी देहरादून लाया जाता है, उस दिन भी कहीं ना कहीं जो उनके पास वाला हॉस्पिटल होगा वो तो फिर भी रेफर सेंटर ही,
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नियम बनाने से ज्यादा नीयत जरूरी है। वही चीज सरकार यहाँ से बैठ के भी कर सकती है और वही चीज गैरसैंण से भी कर सकती है, अगर नियत हो तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, नियत ही नहीं है ना। हम्म। नियत होती तो फिर डोईवाला में फर्क ही कितना है देहरादून से। हम्म। तो जब आप समझिए देहरादून राजधानी के बगल का जो अस्पताल है उसकी ऐसी दयनीय स्थिति है, तो पहाड़ के उस कंदराओं में जो अस्पताल है उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कैसी होगी। वहां पे तो व्यक्ति भी नहीं है, बिल्डिंग्स बना रखी है केवल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो हमारे पास ऊपर पहाड़ों में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास प्राइवेट अस्पताल भी नहीं है वहां पर। देहरादून का अगर यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं चल रहा है तो उनके पास जो है नियर बाई में कई ऐसे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अस्पताल हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, जान बचा सकते हैं। हमारा आदमी तो सड़कों पे मरता है 250 किलोमीटर चलते हुए। गैरसैंण की बात कर रहा हूँ, जिस गैरसैंण राजधानी है, वो महिला जो है वहां पर गर्भवती महिला अपने प्राण त्याग देती है, कौन जिम्मेदार है? उसी के बगल में सल्ट विधानसभा लगी है, और जब एक बार सल्ट के विधायक जो है उनका केवल पेट खराब हुआ था तो उनके गांव में हेलीकॉप्टर उतरा था। तो ये जो पार्शियलिटी है, पहले तो इनका भत्ता कैंसिल करो विधायकों का, कि आप विदेशों में आप चले जा रहे हो इलाज कराने, जनता कहां जाएगी भाई? जनता ने तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम्हें विधायक बना रखा कि तुम उनके पैसों पे इलाज कराओ। वहां यहाँ नीतियों में सुधार करो ना। आशीष नेगी के पास एक्शन प्लान्स हैं? बिल्कुल है। देखिए मेरे में आशीष नेगी जैसा कुछ नहीं है, ये पहले समझना होगा। आज लोग बोल तो रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आपके विचार मेरे नहीं है। मेरे विचार बडोनी जी के विचार है, मेरे विचार जो हैं वो डीडी पंत जी के विचार हैं, त्रिपाठी जी के विचार हैं, दिवाकर भट्ट जी के विचार हैं, काशी श्रृंगेरी जी के विचार हैं, और हम विजन डॉक्यूमेंट 1992 को लेकर चल रहे हैं। इतना खूबसूरत विजन डॉक्यूमेंट कि पहाड़ के सारे मसले, पूरे उत्तराखंड के सारे मसले हल हो रहे हैं। वो विजन डॉक्यूमेंट में निवेदन करता हूं सभी से, जितने भी प्रेस के भाई बंधु, एक बार वो विजन डॉक्यूमेंट जनता तक तो पहुंचाइए। अब तक ऐसा क्या है, ये आप 1992 की बात कर रहे हैं, तब का विजन डॉक्यूमेंट, अब तक आप उसकी बात कर रहे हैं, अब तक क्यों वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाया? देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, आज आशीष नेगी ही क्यों देखा जा रहा है? हम अब दिख रहे हैं जब सोशल मीडिया आ रहा है, सारी रिस्ट्रिक्शन हट रहे हैं सोशल मीडिया की, उसके बावजूद हम दिख रहे हैं अब। ठीक है, आज तक मीडिया जो है सत्ता के हाथ में थी, प्रिंट मीडिया सब इनके साथ थी। हमारे ऊपर तो केवल आरोप लगाए गए। अखबार में आने के लिए मैंने जब जेल में गया था तब एक दिन अखबार की कटिंग आई थी कि यूकेडी के जो नेता हैं वो जेल गए। तो कहां से एक विजन डॉक्यूमेंट आप, मैं बोलता हूं चलो हम न्योता देते हैं सबको, छापिए, चलो देखते हैं हम कितने लोग छापते हैं हमारा। क्या है आपका विजन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या है उसमें, क्या बिंदु है? पहले तो राजधानी गैरसैंण है, सबसे पहले उसमें 23 जिलों का प्रावधान है। 23 जिलों का? 23 जिलों का प्रावधान, 13 से सीधा 23, 13 से 23। ठीक है, कि 23 जगह जिले बनेंगे तो 23 जगह जिला अस्पताल बनेंगे, 23 जगह डीएम बैठेंगे, 150 से 200 ब्लॉक होने, उतने जगह जो है उप जिला चिकित्सालय होंगे, उतनी जगह एसडीएम बैठेंगे, 104 विधानसभाएं, जिसमें परिसीमन जो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के मानक दोनों तय करेंगे, एक ही मानक नहीं रहेगा, और 104 विधानसभाएं होंगी, 15 से 25 लोकसभा सीटें और 4 कमिश्नरी। जल जंगल जमीन का अधिकार हमें मिले, गंगा और यमुना बोर्ड वो भंग हो, क्योंकि गंगा और यमुना बोर्ड की वजह से आज जो है हमारा जो ये जितनी बिजली उत्पादन हो रही है उस पर हमारा स्वामित्व तो नहीं है। इस प्रदेश को तो जानबूझ के कर्जे में डाला जा रहा है, एक तरफ से हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, जो बिजली है आप उस पर हमें स्वामित्व तो नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर वहां से आप बोलते हो कि 1 लाख करोड़ का हम बजट दे रहे हैं। भाई जिस दिन आप हमें हमारे संसाधनों पर स्वामित्व दे दोगे ना, उस दिन हमें किसी के बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रदेश सबसे अमीर प्रदेश है, 30% योगदान है हमारा पूरे देश में पानी में, पानी पीने के लिए नहीं है किसी के पास, और हमारे हिस्से का जो ग्रीन बोनस है वो भी उत्तर प्रदेश को चला जाता है। ये खोखला प्रदेश दे रखा है। भाजपा कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि राज्य बने। मैं आज फिर बोलता हूं क्योंकि ये बोलना जरूरी हो गया, लोग आज कह रहे हैं कि अटल जी ने दिया है। अटल जी सम्मानित हैं, सम्मान है हमारा उनके लिए,
आपका एक बयान भी काफी वायरल हुआ था अटल जी को लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जो अभी माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो है अटल जी के चलते भाषण के दौरान माइक की तारें काट ली थी, क्योंकि अटल जी ने बोला था कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का मुकुट है और अलग नहीं हो सकता। तो वो राज्य विरोधी थे उत्तराखंड के। एनडी तिवारी ने बोला कि मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, ये भी राज्य विरोधी थे। दोनों दल नहीं चाहते थे, दोनों दल नहीं चाहते थे कि राज्य बने। तो इन्होंने ऐसा खोखला राज्य थमाया कि आज राज्य की दशा आप देखिए। ये दोनों ही दल नहीं चाहते थे कि राज्य बने, और दोनों ही दल ने जब से राज्य बना है यहाँ पर राज किया है। तो जनता को, जो बात आपको पता है कि ये दोनों दल नहीं चाहते थे, ये जनता को भी पता होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी आंदोलन में लगे हुए थे। किसने क्या बयान दिया, कौन किसकी मानसिकता किस तरीके की थी, सभी को पता था। फिर भी क्षेत्रीय दल को छोड़कर सबने जो बड़े दल हैं उन्हीं को क्यों चुना? क्योंकि वो गांव गांव तक पहुंचे, वो साधन संपन्न थे। उनका आज पन्ना प्रमुख बन चुका है। यूकेडी बात करती है कि हम 2027 में आने वाले हैं, तो क्या अब यूकेडी के पास भरपूर साधन है? देखिए, साधन हमारे पास, संसाधन हमारे पास उतने न हो, पर आज हम लगभग कुछ समय में हम 11,000 बूथों पे हम अध्यक्ष बना लेंगे आने वाले कुछ समय। हाँ, अगले 1-2 महीने में। और बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से युवा जुड़ रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया। की आज ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनकी वजह से जो है आवाज हमारी गांव गांव तक पहुंच रही है, जनता जागृत हो रही है। विजन डॉक्यूमेंट जिस दिन हमारा पहुंच गया बूथ लेवल तक, क्योंकि उसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएट करने वाला कुछ भी नहीं है विजन डॉक्यूमेंट में, केवल विकास की बातें। चलिए यूकेडी को लेकर कुछ बात करते हैं। अभी यूकेडी के नए अध्यक्ष चुने गए, और उससे पहले थोड़ी सी चर्चाओं में भी काफी रहा कि पहले अध्यक्ष का फोटो डाल दिया गया, उसके बाद काशी सिंह ऐरेगी जी का कुछ बयान आया, उसके बाद फिर से वही सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। काफी लोग ये कह रहे थे, और लंबे समय से लोगों की ये मांग भी है कि यूकेडी को एक नया युवा चेहरा चाहिए। क्या, लेकिन इस बार भी सुरेंद्र कुकरेती मान्य है, सम्मान्य है, लेकिन युवा नहीं चेहरा, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अभी भी युवा चेहरा नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ? वैसे तो आप एज ए यूकेडी यही कहेंगे कि सही हुआ, लेकिन जो लोगों की भावना है कि नया अध्यक्ष जो मिलना था वो युवा चेहरा मिलना था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बोलता हूं सबसे पहले कि वो 71 वर्ष के युवा हैं। दूसरी बात, अनुभव बहुत जरूरी होता है। मैं युवा का अध्यक्ष हूं, मुझे निर्देशित करने वाले लोग हैं, मुझे समझाया जा सकता है, मुझे सिखाया जा सकता है, और मैंने जो भी सीखा अपने बड़ों से सीखा है। अब इतने अनुभवी व्यक्ति अगर हमारे अध्यक्ष होंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम जिस तरह से काम करते आ रहे हैं हम करते रहेंगे। अगर वो संरक्षक होते और अध्यक्ष को युवा होता तब भी आपको सीखने के लिए बहुत मैं वही कहता हूँ, पद जो है इतना फर्क नहीं पड़ता है पद का। आप हमें क्या पद दोगे, हम तो झंडे हैं खुद में, हम तो खुद में वो विचारधारा है। पद बाध्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता भी अध्यक्ष की भांति जिम्मेदारी लेके काम कर सकता है। ये जरूरी थोड़ा ना कि आपको जब अध्यक्ष ही बनाया जाएगा तभी आप अपना पोटेंशियल दोगे। अरे भाई, उत्तराखंड बर्बाद होने वाला है, हमारे शहीदों का सपना धूमिल होने वाला है। उस गंभीरता को सोचिए। और उनसे बेहतर चेहरा इस समय नहीं हो सकता था, क्योंकि आप खुद सोचिए हम कैसे उन लोगों को साइड लाइन कर दें जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया हुआ, कितनी लाठियां खा रखी हैं। आपको पता है सुरेंद्र कुकरेती जी ने जब, और उनके साथ एक और कांडपाल जी थे, जब उन्होंने तार काटी, पुलिस द्वारा इतना पीटा गया कि 1-1.5 साल तक तो आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैसे उन लोगों को साइडलाइन कर दें, चाहे जनता की भावना कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया है तो वो आज टिके हुए हैं, है ना। अब यहीं पर बात करते हैं बड़े दलों की। अगर वो देखेंगे कि जनता की भावना उनके किसी नेता के खिलाफ जा रही है, सब जनता उसके खिलाफ है, वो उसे साइडलाइन कर देते हैं, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी हो। अभी कैबिनेट मंत्री जी ने एक बयान दे दिया था, उस पर जब काफी हल्ला हुआ, जनता की भावनाओं को उन्होंने देखा और पद से हटा दिया। तो यूकेडी इसी तरीके से क्यों नहीं करती कि जो जनता की भावना है उसे लेकर चले,
कि जनता क्या सोच रही है। तभी जैसे अभी ये मुद्दा, ये बात इसलिए भी होती है, आप अभी जनता की भावना यूकेडी नहीं समझ रही, उसके बाद जब चुनाव आएंगे तो ऐसे ही जो जनता है वो यूकेडी की भावना ही नहीं समझेगी। क्योंकि ये तो हमेशा कहा जाता है चुनाव से पहले कि इस बार हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन वोट के टाइम पे वोट नहीं पड़ते। यूकेडी दिलों में सबके है, और ये बात सब कहते हैं कि यार यूकेडी आनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे यूकेडी आनी चाहिए, लेकिन वोट के टाइम पे वो लोग कहाँ चले जाते हैं। देखिए, पहली बात तो जनता ने स्वीकारा है उकृति जी का। अगर आप देखेंगे तो मुझे कहीं भी अभी सोशल मीडिया में कहीं भी आपको विरोध नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उनका विरोध है। हाँ, स्वीकार्यता है। हम्म। जो यूथ हैं जो हमें चाह रहे हैं कि आप उस पद पे बैठे, भाई हम इस पद पे बैठ के भी वैसा काम कर सकते हैं, हम वैसे पद के मोहताज नहीं है। दूसरी बात, कम से कम हमने यही देहरादून के विकास नगर के जो एक व्यक्ति को तो बनाया अध्यक्ष। जो पहाड़ मैदान के आरोप हम पे लग रहे थे और जो बोला जा रहा था कि भाई आप ऐसा ऐसा करते हैं, असल में तो ये राष्ट्रीय दलों ने किया है। भाई आप हरिद्वार की भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हैं? हरिद्वार से आप मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं रखते? मेरा सवाल भाजपा और कांग्रेस से, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा वहां से क्यों नहीं रखते, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से? क्योंकि पहाड़ मैदान के लिए बदनाम हम होते हैं, पर संकीर्णता इनके मनों में है। लेकिन वो बातें कम करते हैं। आपके बयान देख लो सारे, आप जय पहाड़ जय पहाड़ी कहते हैं। मैंने बहुत ही कम सुना है, मुझे आपका बयान नहीं मिला जिसमें आपने बोला हो जय उत्तराखंडी। आपने हमेशा ये बोला है जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि आशीष नेगी केवल पहाड़ों की बातें करेगा। तो अगर यूकेडी, आशीष नेगी जुड़ा हुआ है यूकेडी से, तो यूकेडी भी पहाड़ की ही बात करेगी, तो हम यूकेडी को वोट क्यों दे? और अगर मैदानी लोग यूकेडी को वोट नहीं देंगे तो यूकेडी सत्ता में कैसे आएगी? देखिए, मैंने वही तो बोला, हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग मैदान है ही नहीं कहीं। हम तो सब पहाड़ी हैं, और जय पहाड़ी कहने में क्या एतराज है? भाई हिमालय की जय कहने में क्या एतराज है? जय पहाड़ी का मतलब है कि जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय जौनसार, जय हरि का हरिद्वार, सर्व धर्मों की जय, सर्व जातियों की जय, सर्व रंगों की जय, ठीक है, सर्व भूमालों की जय, देवी देवताओं की जय। वो तो इतना बड़ा नारा है, और हम जय उत्तराखंड भी बोलते हैं। जय उत्तराखंड तो हमारा ऑफिशियल नारा है। हाँ, पर मेरे मुंह से शब्द पहला जय पहाड़ी निकलता है। पर मैं ये बोल सकता हूँ इस जमीन को साक्षी मानकर कि मैंने उत्तराखंड के परिधि में रहने वाले व्यक्तियों की बात की। मेरे मन में कोई संकीर्णता नहीं है किसी की। ठीक है, उत्तराखंड में जो यूकेडी है वो इस बार कितनी सीटों पे, चुनाव आ ही जाएंगे, 1-1.25 साल 1.5 साल में आ जाएंगे, इस बार कितनी सीटों पे यूकेडी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मैंने बोला ना, पूरा 11,000 बूथों पे जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे, जाहिर सी बात है हम 70 विधानसभाओं पे लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अकेली यूकेडी लड़ेगी या जो अन्य क्षेत्रीय दल है, यहाँ काफी सारे क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें भी यूकेडी साथ लेके लड़ेगी? बिल्कुल, हमारा आह्वान सबको है, आप आइए, जुड़िए, संघर्ष करिए। उत्तराखंड के शहीदों की परिकल्पनाओं का उत्तराखंड बनाना है। उसके लिए जो झंडे लेके लोग शहीद हुए थे, उस झंडे का सम्मान तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आइए, दरवाजे हमेशा यूकेडी के सबके लिए खुले। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, कुनबा बड़ा हो रहा है, और सभी को अगर क्या बोले, अपना जो स्वार्थ हो या अपना जो भी है, अगर समर्पण करना है इस झंडे के नीचे करो। ये आह्वान आशीष नेगी कर रहा है या यूकेडी कर रही है? क्योंकि आशीष नेगी तो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सब अपनी बातें रख रहा है। आशीष नेगी के पास शायद टीम है जो सोशल मीडिया को मैनेज कर रही है और अच्छे से उनके बयानों को, उनके पॉडकास्ट या इंटरव्यूज को दिखा रही है। लेकिन और यूकेडी वाले कहाँ हैं? किसी बयान में नहीं दिख रहे, किसी बहुत कम दिख रहे हैं, या ये मैं कहूँ वो उस पे क्या है? देखिए, टीम जो है आशीष नेगी पे अपनी नहीं है, वो पूरी यूकेडी की टीम है। और हमारे पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड इवन इंडिया में बैठ के, आउट ऑफ इंडिया में बैठ के हमें लोग सपोर्ट करते हैं। जो हमारी आईटी की टीम है, काफी लोग हैं हमारे साथ। अब लोग बात अभी मुझसे करना चाहते हैं तो कर रहे हैं। शांति भट्ट जी को आप देखते हैं, आशुतोष नेगी जी को आप देखते हैं, पुष्पेश त्रिपाठी जी को आप सुनते हैं। अब मीडिया का है, मीडिया आशीष नेगी के पास आएगी तो मेरे से ही बात करेगी, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद अगर आप उठ के भट्ट जी के पास जाते हैं तो यह आपका विवेक है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक, लेकिन मीडिया तो आपके पास इसीलिए आती है ना क्योंकि आप ही के बयान विवादों में घिर जाते हैं। आपने बयान पे ही चलिए बात कर लेते हैं। आपने एक बयान दे दिया अभी पीछे कि जितने भी युवा हैं विधानसभा में सबके सब खड़े हो जाइए। चलिए मान लीजिएगा 10,000 युवा खड़े हो गए,
है ना। अब आशीष नेगी के पास तो उनके पापा गवर्नमेंट, आपके पापा गवर्नमेंट में है, चलिए खर्चा चल जाएगा जीवन यापन के लिए, जैसे भी है ना। लेकिन जो 10,000 युवा खड़े होंगे वो अगर राजनीति में आ गए तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। ऊपर से एक और सवाल इसमें ये है, जो युवा, आपने कहा कि राजनीति बहुत आसान है ना। अगर राजनीति इतनी ही आसान है तो यूकेडी अब तक राजनीति में क्यों नहीं आ गए अब तक, मतलब राजनीति तो कर ही रही है लेकिन सत्ता में क्यों नहीं आ गई अगर राजनीति इतनी ही आसान है। इन दो सवालों में बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक स्किल्ड व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने दम पे कुछ प्रोजेक्ट उठा के काम कर लेता हूँ, करवा लेता हूँ, हमारा खर्चा ऐसा चल जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, युवा इतने फॉर्म भर रहे हैं, उनके मन में एक उमंग जागी है इस समय, एक आशा की किरण जागी है कि यार वास्तव में ऐसा हो सकता है। अब युवाओं को जानबूझ के जो है वंचित रखा जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है कि नहीं ये तो बड़ी लड़ाई है। आप सिलेबस में देखिए, बचपन से कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि विधानसभा में विधायक क्यों जाते हैं, लोकसभा में सांसद क्यों जाते हैं। अगर आप नॉर्मल जो सिलेबस चल रहा है, ठीक है, आपने सब पढ़ा, ठीक है, बोर्ड मास से लेके मछली जल की रानी सब पढ़ा आपने, पर उसके बाद आपने ये नहीं पढ़ा कि विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है, वो विधानसभा में क्यों जाते हैं। जितने मैंने युवा देखे संघर्ष कर रहे हैं, अभी इनको यही पता नहीं है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये विधायक हम भेजते तो क्यों भेजते हैं, सपोर्ट क्यों करते हैं, अच्छा आदमी इसलिए कर देते हैं, व्यवहार अच्छा इसलिए कर देते हैं। क्या होता है उस सदन में, उस सदन में क्या होता है ये लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं ये जानबूझ के आपको चीजों से वंचित रखा गया है, आपका मनोबल इतना गिरा दिया गया है। मजे की बात बताता हूँ, एक युवा मिला था अभी जब चुनाव का दौर चल रहा था, तो बोले कि मैंने कहा ये छोटे छोटे वाटर प्लांट्स हम गाँव में लगा सकते हैं, मिनरल वाटर इकोनॉमी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ले दे के पानी तो है, हर गांव में एक पानी का धारा है, इसका छोटा छोटा बॉटलिंग का करेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई बेचेगा, ऐसे रोजगार होगा। तो बोला कि नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूसरी चीज बताई कि मैंने कहा ये जो छोटे छोटे काम बताए मैंने कि ये कूड़े पत्तल जो गांव में आज अवेलेबल हैं, ये पत्तों से बनते थे और वापस कर, तो बोले ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने उस युवा को बोला आज शाम को तुम मुझे मिलोगे 4 घंटे बाद और तुम मुझे एक चीज बताओगे जो हो सकती है। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला शाम को कुछ नहीं हो सकता। ये 22 साल के एक युवा की दशा है, और ये केवल उसकी नहीं है, ये उसके मन में निरंकुशता है कि कुछ नहीं हो सकता। ये कितनी डेंजरस मानसिकता है, वो भी जब आप अपनी लाइफ के प्राइम में हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं हो सकता साहब। इसलिए जितने युवा है इनमें मनोबल भरने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैंने बोला आप भरिए ना, आप चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप विधायक के लिए नहीं कर रहे हैं, करिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, रात दिन खपा रहे हैं, उससे तो आसान है राजनीति। मैं तो बोलता हूँ ये इतने पढ़े लिखे हैं जो आज बैठे हुए हैं। विधानसभा का फॉर्म भरने के लिए शायद 10,000 रुपए स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं, वो क्या यूकेडी देगी या आशीष नेगी देंगे सब युवाओं को अगर 10,000 युवा एक विधानसभा से भरने लगे? भाई जो लड़का देहरादून में 8,000 का कमरा ले रहा है, 5,000 की कोचिंग फीस दे रहा है और हर फॉर्म 2-2 2,500 के, 1,000 के, 1,500 के भर रहा है और 10,000 का 15,000 का मोबाइल चला रहा है, वो करने पाए तो वो क्या वो 10,000 की राशि नहीं कर सकता? इच्छा शक्ति होगी तो क्या नहीं किया जा सकता है? नहीं, वो जो युवा खर्च कर रहा है रुपए, वो सोच रहा है कि चलिए मैं गवर्नमेंट में लग जाऊंगा, लेकिन जो विधायक के लिए भरेगा तो उसे तो पक्का पता होगा कि ये मेरे जब्त हो जाएंगे रुपए, ये वापस नहीं मिलने। तो 10,000 रुपए का जुआ एक तरीके से खेलना नहीं हो जाएगा कि यार नहीं, डाल दो जुआ। ऐसे में तो श्योरिटी क्या, सारे जितने फॉर्म भरते हैं श्योरिटी क्या उनकी होती है? पद कितने होते हैं? 100 पद होते हैं, 1 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। यहाँ पे 70 पद हैं, करो 1 लाख लोग आवेदन, उसमें क्या दिक्कत है भाई? इससे मैंने ये बोला था कि अगर आपको विरोध दर्ज करना है तो विरोध ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम पेपर लीक इस तरह से होंगे इस प्रदेश में, तो प्रदेश के सारे युवा जो हैं वो राजनीति में कूद जाएंगे। अगर युवाओं के अधिकार का हनन होगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो हमारा विरोध कैसा होगा? हमारा विरोध चुनावी विरोध होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये चुनाव से डरते हैं। विरोध ऐसा करो कि नींव हिल जाए, है ना, हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट।
वहां वार करो। युवा एकत्रित हैं, आपको लगता है? देखिए अभी धीरे धीरे मेरे साथ तो लामबंद है, हम्म, ठीक है। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, अभी कई युवा संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष के लिए भी साधुवाद है। हम्म, और विद द टाइम देखने को मिल सकता है सभी लोग साथ में हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जब अब कल मैं भट्ट जी के उसमें सुन रहा था, दो लोग घूमते थे और लोग बोलते थे कि आप पागल हो गए, पागल हो गए कि उत्तराखंड बनाएंगे। भाई कैसे बन जाएगा उत्तराखंड? और बनाना उत्तराखंड हम ही ने तो बनाया, जिनको आज बोल रहे हैं कि तुम सरकार नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, बना लेंगे, इस प्रदेश को वास्तविक स्वरूप भी देंगे। चलिए कुछ और सवाल हैं, हालांकि इंटरव्यू काफी लंबा ये हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जो हैं तो हैं, वो इंटरव्यू कितना लंबा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आशीष नेगी पर अभी हाल फिलहाल में एक मुकदमा हुआ है। अब आपके काफी सारे पोस्ट भी आई कि जो लेडी है जो आरोप लगा रही है उसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। एक तो वो हो गया, उससे पहले एक बार आशीष नेगी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे जूता निकाल लेते हैं, एक वो हो गया। और भी मुकदमे हैं शायद, है ना? उन पर थोड़ा बताइए। देखिए पहले तो झूठा मुकदमा जो है पहले उस दिन का है जब मेरे साथ मारपीट हुई। अगले दिन मैं अपना सामान लेने के लिए वहां गया तो वहां उन्होंने मेरे पास 354 का मुकदमा लगा रखा है कि आप आए, आपने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। ठीक है। जबकि मैं मीडिया के साथ गया था, पूरा वीडियो है उसमें, और वो अकेला मेरे पे मुकदमा नहीं है, और भी युवाओं पे है, चर्चित युवाओं पे है। और दूसरा इन्होंने मेरे पे रंगदारी का लगा दिया कि आप गए, आप, जबकि मैंने उस बच्चे के कितना था वो 7-7.5 हजार सैलरी थी, ठीक है, उन्होंने उसके अकाउंट में डाला। हालांकि वो जूता निकालना पड़ा क्योंकि अब नहीं समझ रहे थे, प्यार से भी हमने ट्राई किया। 4 मिनट तक आपने पूरी वीडियो देखी होगी, मैं शांत बैठा हुआ था। अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो सबसे पहले जूता, तो मैंने कहा अब समझेंगे। जूता रखते ही उन्होंने सैलरी दी है। आशीष नेगी हमेशा गुस्से में ही क्यों रहता है? क्या ऑप्शन है? हाँ। जिसको जिस भाषा में समझ आएगा उस भाषा में समझाएंगे। प्यार से हमने बात करने की कोशिश की, नहीं मान रहे, जूता देख के कैसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब भाई बहन हो तो ना प्रीत। लेकिन वो भाई तो फिर बदल गया बाद में, जिसकी बदल गया, मुझे उसके लिए बुरा लगा। वो पहले ही प्रताड़ित था, 7,000 7,500 के लिए संघर्ष कर रहा था, बाद में उसको डराया गया, धमकाया गया, उसने अपने वो बदल दिए। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, मुझे बस बुरा लगता है कि उसको और प्रताड़ित किया गया। आपको ये नहीं लगता कि आज आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता परेशान है इन दलों से, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, प्रताड़ित कह सकते हैं कि प्रताड़ित है इन दलों से। अब आज आपके बयान, आपकी बातें सुनकर वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कल आप चुनाव में जाते हैं, फिर से वो जिस तरीके से ये भाई बदल गया उस तरीके से वो भी बदल जाए और फिर वोट जो है बीजेपी और कांग्रेस को ही चले जाए, उसे किस तरीके से कहेंगे फिर? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि प्रेम जो होता है निस्वार्थ होता है। प्रेम में आप बदले में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि सामने वाला आपसे प्रेम करेगा ही करेगा। हम इस जनता से कर चुके हैं, जमीन से कर चुके हैं, वो हमें अपनाए ना अपनाए, वो हमें स्वीकारे ना स्वीकारे, ये उनके ऊपर है। हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं, जब जहां जिस मोड़ पर पुकारेंगे हम खड़े मिलेंगे। आपको क्या लगता है उसने आशीष नेगी को फोन क्यों किया कि मेरे 7,500 दिला दो? भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं किया? प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इनका, बड़े बड़े नेता इनके, मंडल कमंडलधारी मंत्री इनके, ठीक है। आशीष नेगी को क्यों बुलाया? क्योंकि विश्वास है, प्रेम है। अब वो तुम बदलो बाद में, वो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। हम जनता के लिए समर्पित हैं। जैसे भट्ट जी गए शान के साथ छाती पे झंडा लेके, हम भी ऐसे जाएंगे, संघर्ष के दम पे जाएंगे। जनता स्वीकारे ना स्वीकारे, हमारा प्रेम निस्वार्थ है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, शायद आपका कोई फैन पेज होगा या कोई समर्थक ने आपका पेज बना रखा होगा, और केवल एक बार नहीं, मैंने कई बार देख लिया। 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा आशीष नेगी और आपके साथ एक बॉबी पवार जी का फोटो आता है कि इनमें से किसे आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस तरह की पोस्ट काफी चलती रहती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन पोस्टों को? जो मुख्य मतलब इसमें सवाल ये है कि यूकेडी, अगर सबसे पहले तो यूकेडी को सीटें लानी पड़ेंगी, क्या उतनी सीटें यूकेडी ला पाएगी 2027 में? और अगर ले आती है, मान लीजिएगा यूकेडी सत्ता में आ रही है, उसके बाद क्या केवल आशीष नेगी ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या कोई और भी है जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, या यूकेडी आशीष नेगी को आने देगी मुख्यमंत्री के चेहरे पर? देखिए ऐसा है, ये तो संगठन का विषय है, संगठन इस पर चर्चा करेगी। और ये आजकल सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो भी उनका प्रेम है,
है ना। और पर सोशल मीडिया का प्रेम से संगठन के निर्णयों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। संगठन है हमारा, संरक्षक मंडल है, हमारे पूर्व विधायक हैं, काफी लोग हैं, जैसा उनको स्वीकार होगा वैसा आशीष नेगी को स्वीकार आशीष होगा। नेगी चाहता है मुख्यमंत्री बनना, कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं 2027 में। आशीष नेगी तो चाह रहा है कि आज की जो सरकार है हमारे 1992 के ब्लूप्रिंट को लागू कर दे। आशीष नेगी की 10 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ेगी, आशीष नेगी राजनीतिक संन्यास ले लेगा, खत्म कर देगा। हमें कोई स्वार्थ ही नहीं है किसी चीज का। राज्य को उसके स्वरूप में लाओ, आज की सरकार ला सकती है। राजनीति खत्म करना इतना आसान है, मैं कह रहा हूं, ये शब्द है मेरे। धामी जी करो, राजधानी गैरसेट, मूल निवास लागू करो, भू कानून लागू करो, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दो, 1992 का ब्लूप्रिंट लागू करो, राजनीतिक संन्यास लो, 10 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ेगी। इतनी बड़ी बात कोई युवा नहीं कह सकता है। ठीक है, अगर यूकेडी को अभी समर्थन जैसे पिछले 25 सालों में नहीं मिला, आगे भी लंबे समय तक अगर नहीं देते, तो आप लड़ते रहेंगे चुनाव, या आप अपने अलग फील्ड में निकल जाएंगे? क्योंकि आपने तो पढ़े लिखे युवा हैं, आप अपने अलग फील्ड में चले जाएंगे, या फिर भी चुनाव लड़ते रहेंगे, उत्तराखंड के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, हम तो लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। जब भी कोई मूल निवासी संकट में होगा, हमें पुकारेगा, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हम यहीं मिलेंगे, ये जमीन पे मिलेंगे संघर्ष करते हुए। अगर आप नहीं स्वीकारोगे, हम तभी भी साथ हैं आपके, हम कहीं नहीं जा रहे। आप हमें ग्रांटेड ले सकते हो, जैसा लिया हुआ है जनता ने, कोई बात नहीं। हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, हम छोटे छोटे उद्योग लगाकर स्वरोजगार की तरफ युवाओं को डाल सकते हैं। स्वरोजगार की तरफ दिशा में जो है, जो भ्रमित युवा हैं जितने भी, उनको दिशा दे सकते हैं कि आप इस तरह से काम करिए, गाइड कर सकते हैं गांव गांव जाके। तो इस दिशा में काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ेंगे। लास्ट सवाल है, आशीष नेगी क्या चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? अब देखिए, ये तो संगठन का निर्णय है, बाकी आशीष नेगी पूरे उत्तराखंड का है। आशीष नेगी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। आशीष नेगी गढ़वाल का भी है, कुमाऊं का भी है, हरिद्वार का भी है, देहरादून का भी है, उधम सिंह नगर का भी है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं से भी हम, अगर ऐसा है संगठन का आदेश हुआ तो हम लड़ेंगे, और जिस संगठन अगर बोलेगा कि आप मत लड़िए तो हम नहीं लड़ेंगे। वो संगठन के हाथ में है, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। संगठन को जरूरत लगेगी तो संगठन बोलेगा। तो ये थे हमारे साथ आशीष नेगी जी, जिन्हें आपने सुना। काफी अच्छे इनके वक्तव्य रहे हैं। आप भी इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि जो जो इन्होंने बोला है कितना उसमें आपको सही लगता है, और क्या कुछ आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।